मैं सुमेधा आर्यन हूँ। मुझे 70th बीपीएससी एग्ज़ाम में 299 रैंक प्राप्त हुआ है और इससे मुझे डीएसपी पद पे मेरा चुनाव हुआ है। तो मैं यहाँ पे एक ब्रीफ में अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर किया है। तो मुझे लगता है मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ लोगों को मदद मिल जाए तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी। तो मैं तीनों को 3 स्टेज में बताना चाहूँगी। जैसे कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में अगर देखा जाए तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसमें हिस्ट्री का बहुत बड़ा वेटेज है, करंट अफेयर्स भी लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर साइंस भी है जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये भी इसका भी 30 का वेटेज है। और उसके अलावा बिहार स्पेशल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है। और थोड़े से जो बचे उसमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब कुछ आ जाता है। तो जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं अपनी स्ट्रैटेजी मेरी ये रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने एक मैगज़ीन करंट अफेयर्स की BCW करके कोचिंग सेंटर है उनका फॉलो किया, और जो उसका इम्पॉर्टेंट एरिया क्या है हमें उस पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल बजट, जो बिहार बजट है, इंडियन बजट जो आता है हर साल, तो जो एग्ज़ाम से जस्ट पहले आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको पूरी तरीके से कवर करना, उसका डेटा हो, फैक्ट्स हो, जैसे कि ग्रोथ रेट क्या है, और ये उसके अलावा फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट साइज़ क्या था, किस एरिया को कितना ज़्यादा मिला है, बजट एलोकेट किया गया। फॉर एग्जांपल बिहार के कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों को लेकर। उसके अलावा इंडियन बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी जो बेसिक फैक्ट्स है वो सब हमें रिवाइज़ करना होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स सर्वे को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीज़ें जो ट्रेडिशनली बीपीएससी पूछता आ रहा है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कहाँ पे हुई, क्या थीम रहा, ये सारी चीज़ें आप इसको कहीं से भी कवर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एडुटेरिया बहुत ही इनका पॉपुलर मैगज़ीन है, वो भी लोग फॉलो कर लेते हैं। बट मैंने बेसिकली मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी ये थी कि जो BCW एक कोचिंग सेंटर है उस टीचर का मैंने ये फॉलो किया और मुझे बहुत काम आया। मैंने कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाई और मुझे एग्ज़ाम में भी उससे क्वेश्चंस मिले थे। इसके अलावा मैं शिफ्ट करूँगी हिस्ट्री की तरफ, जिसका कि बहुत बड़ा वेटेज है एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशंट हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना है कि बहुत सारे लोग हैं जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हुए बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, जो बीपीएससी है वो बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें भी बहुत पूछता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को लर्न करना पड़ता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया था, जो एक बुक है पूर्वालोकन करके, उसके सारे के सारे टॉपिक्स को क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिए थे। उसमें क्या है कि एमसीक्यूज़ के फॉर्म में चीज़ें दी रहती है और पूरा थरली कवर किया होता है, बिकॉज इसमें वो सारे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीपीसीएस ने पूछा हो, यूपीएससी ने पूछा हो, बीपीएससी ने पूछा हो, या फिर उड़ीसा के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया हो। तो ये थरली कवर करता है कॉम्प्रिहेंसिवली। अगर आप इसको कवर कर पाते हो तो समझिए आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो चुका है। तो ये करना ज़रूरी है और इसको बार बार रिवाइज़ करना, जितने भी फैक्ट्स है उसको रिवाइज़ करना। बिहार का जो स्पेशली PYQs है बीपीएससी का, उसको भी देखना, और जितने टेस्ट लगा सके, जो फुल लेंथ टेस्ट हो या फिर सेक्शनल टेस्ट हो, क्योंकि प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या लर्न हुआ है, नहीं हुआ है, उसको भी समझना। इसके अलावा मैं साइंस की तरफ मूव करूँगी, क्योंकि साइंस भी इसका वेटेज बढ़ता जा रहा है और अनप्रिडिक्टेबल भी होता जा रहा है। जैसे कि अभी 71st बीपीएससी में देखा गया, जो कभी भी फिज़िक्स के फॉर्मूलाज वगैरह नहीं पूछे गए थे वो सभी पूछे गए, जो कि बेसिक थे। अगर किसी बच्चे ने फिज़िक्स वगैरह की पढ़ाई 12th तक की सही से की है, या केमिस्ट्री की या बायो की, वो कर सकता है। तो उसको रिवाइज़ करना, जो हर टॉपिक के पीछे नहीं भागना है कि पूरा का पूरा हम बुक को कवर कर लेंगे, नहीं। हमें उन टॉपिक्स को चूज़ करना है जो बीपीएससी को पसंद है, वो हर साल पूछता है वहाँ से, और उसके अलावा जो चीज़ें बचती है उसको एक बार ग्लैंस थ्रू कर लेंगे, कि एक बार देख लेंगे कि कुछ छूट ना जाए। लेकिन जो हमेशा वो पूछती है उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहीं कंपटीशन होता है। जो सब करके जा रहे हो उसमें गलती तो होना ही नहीं चाहिए। जो नई चीज़ें पूछी जाती है उसमें बहुत बच्चों का छूटता है, बहुत बच्चों का होता है, तो उससे कंपटीशन डिसाइड नहीं होता है। तो जो चीज़ें सब कर रहे हैं उसको तो अच्छे से करना है। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और चेक करिए कि आपको कितना याद हुआ है, नहीं हुआ है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए अपना परफॉर्मेंस। इसके अलावा जो चीज़ें बचती है वो बिहार स्पेशल में आ जाता है बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार का इकोनॉमिक्स, बिहार का जितना भी ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम से भी कई बारी चीज़ें पूछी जाती है।
टूरिस्ट एरियाज़ वगैरह या फिर जो चीज़ें न्यूज़ में रही हो, तो इसको तो हमें अच्छे से करना है। और ये बहुत ही शॉर्ट सा है, ज़्यादा चीज़ें इसमें लर्न करने को नहीं है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से कर ले तो इसका बेनिफिट बहुत मिलता है, चाहे वो बिहार के माउंटेन्स के बारे में हो, या फिर बिहार के मिनरल्स डिपॉजिट्स के बारे में हो, या फिर वेदर सिस्टम के बारे में हो, या क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह के बारे में। तो इसके लिए आप कोई भी एक बुक को रेफ़र कर सकते हैं और उसको बार बार रिवाइज़ करिए, चेंज मत करिए अपने सोर्स को कि आज इससे पढ़ लिया कल उससे पढ़ेंगे, नहीं, जो लिया है उसको बार बार रिवाइज़ करें। उसके अलावा ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब से अगर यूपीएससी से मैं कंपेयर करके बताऊं तो यूपीएससी के कंपेयर में इससे इजी क्वेश्चंस होते हैं, और हम इसको थोड़ी बहुत अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और चैप्टर्स जैसे कि लक्ष्मीकांत है उसको अगर हमने पढ़ा है, उसके टॉपिक्स को समझा है, तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। इसका बहुत बड़ा वेटेज नहीं है कि 20-30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या फिर कुछ, तो आप थोड़ा बहुत इसको अच्छे से मतलब कवर तो करना ही है, तो उसको किसी भी रिसोर्स से करिए, लेकिन उसको बार बार रिवाइज़ करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। इसके लिए भी मैं पूर्वालोकन को सजेस्ट करूँगी, मैंने उसका बहुत यूज़ किया है। मैंने उसके थ्रू मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए थे जल्दी में, मेरे पास टाइम बहुत कम था जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, तो आप इस चीज़ को मेरे से सजेशन के थ्रू ले सकते हो, और आप जितना चाहो इसको अडॉप्ट करके फॉलो कर सकते हो। और बाकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो हर साल रहता है कि कुछ चेंज हो जाए, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो सभी के लिए होता है। अब मैं अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी, जिसके लिए स्पेशली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, जो अगर मेंस का करंट अफेयर्स जो पूछा जाता है, जैसे कि मैंने 71st अभी मेंस दिया था, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे डायरेक्टली मैगजीन्स वगैरह में वो चीज़ें मिल जाती है, लेकिन अगर हम खुद से तैयारी करते हैं तो वो चीज़ें कई बार छूट जाती है। तो जो विजन आईएएस की मैगजीन्स है, उसको अगर आप हर महीने कवर करते हो पूरा करंट अफेयर्स के लिए, तो आप मेंस के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो, क्योंकि अब थोड़ा सा ये टफर साइड की तरफ जा रहा है, यूपीएससी को फॉलो कर रहा है जो बीपीएससी का मेंस है। तो अब इसके लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट टाइम पे बैठ के सारा करंट अफेयर्स कोशिश करेंगे कवर कर लेने का कि अच्छा एग्ज़ाम आ गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो हमें हर महीने का नोट्स बनाना है जो भी मेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और उसको वहाँ से कवर करना है। जैसे कि मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि ट्राइबल से रिलेटेड कोई नई स्कीम आई, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया, अब उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, क्या फेजेज़ में है, क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस है, वो सब चीज़ें करंट अफेयर्स बुक में दी होगी। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पे बस कवर करने का कोशिश कर रहे हो, तो आप उतना डिटेल में उसको कवर कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हज़ारों इश्यूज़ है जो आपको कवर करना है। लेकिन अगर हर महीने आप कर रहे हो, तो आप श्योर है कि आप उसका नोट्स बना कर रखोगे और उसको जानते होगे आप, तो वो आप एग्ज़ाम में बेहतर लिख पाओगे औरों के कंपेयर में। और मेंस में यही गेम है कि अगर आप दूसरों से के कंपेयर में अगर 1-2 मार्क्स भी इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो आप कंपटीशन में आगे रहोगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपना मार्क्स को जितना से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ कर सके उतना अच्छा है। उसके अलावा मैं मेंस में मेरा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने प्रैक्टिस बहुत की है। जैसे कि मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत लगाए थे, ये नहीं कि खुद से बस पढ़ रही हूँ और लर्न कर रही हूँ, नहीं, अल्टीमेटली एग्ज़ाम में जाकर आंसर्स लिखने हैं, और उस 3 घंटे में सारा पेपर एकदम कवर करना है, और जितना अच्छा आंसर लिख सकते हैं वो करना है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसके अंदर पॉइंटर्स हो, डेटा हो, फैक्ट्स हो, स्कीम्स हो, सब डालना है। तो इसको आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस के टाइम में, जैसे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके कुछ ऑफलाइन सेंटर्स पे जाकर जितना टेस्ट लिखोगे, उतना आपको आदत हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम के दिन कोई बहुत बड़ा ऐसा शॉकिंग सा या फिर डरावना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि पेपर छूट गया या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पाया। वो सब पहले से ही एकदम आपके हाथ को आदत होगा, ब्रेन को आदत होगा, और एकदम कोऑर्डिनेशन में काम करेगा। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर एग्ज़ाम होगा। तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जीएस है, GS 1, GS 2, तो इसमें जितना ज़्यादा हम ना करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर सके, जैसे कुछ भी नॉर्मल चीज़ पूछी जा रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में हम स्टैटिक चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन उसको रिलेट करने के लिए कोई भी एक नया एग्जाम्पल दे दीजिए जो अभी देखा गया है, कुछ हुआ था ऐसा, चाहे वो जुडिशरी को लेकर हो या पार्लियामेंट को लेकर हो, वो सब इंसिडेंसेस को मेंशन करेंगे। इकोनॉमिक्स है, उसमें अगर हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो रीसेंट जो भी स्कीम्स आए थे, या फिर पॉवर्टी को लेकर बात की जा रही है तो रीसेंट गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स थे और अभी
क्या रेट रहा है इकोनॉमिक सर्वे में कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, ये सब कुछ डेटा फैक्ट्स बहुत, जितना आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसे है तो ऐसे में भी मैं कहूँगी कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छा ऐसे प्रैक्टिस के दौरान लिख पाओगे, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो या फिर बॉडी हो, कंक्लूजन हो लास्ट में, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कुछ नया नहीं होता है, आप जितना जो प्रैक्टिस करके गए वही वहाँ पे आप कर पाते हो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत अच्छा लिख लोगे, नहीं, जो प्रैक्टिस करा है तो आप अच्छा लिखोगे, अगर नहीं करा है तो उस दिन आपका एग्ज़ाम हॉल में कुछ भी ऐसे कुछ मिरेकल नहीं हो जाएगा कि आप अच्छा लिख पाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप कर सकते हो कि ऐसे अगर डेली मेन से पहले अगर लिख नहीं रहे हो, एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। कोई टॉपिक ले लो, यूपीएससी का ही ऐसे का टॉपिक ले लो, उसके अंदर में पॉइंट्स लिखो कि अच्छा इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या नहीं लिख सकती हूँ, ऐसे ऐसे करके। और ऐसे को थॉरली कवर करना है। अगर उसके सपोर्ट में कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखे तो उसके एंटीथेसिस भी लिखना है, यानी कि अगेंस्ट में भी लिखना है, और उसको पूरी तरीके से 360 डिग्री से एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा GS1 GS2 ऐसे, और ऑप्शनल तो आप जो चूज़ करोगे उस MCQs है तो उसमें ज़्यादा टफ नहीं होता, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं है। जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है, मिनिमम मार्क्स की ज़रूरत है, उसको क्वालिफाई करिए और रिलैक्स करिए। नेक्स्ट मैं मूव ऑन करूँगी इंटरव्यू स्टेज पे। तो इंटरव्यू स्टेज में मैटर यही करता है कि आपको बात करना है बैठ के इंटरव्यूअर्स के साथ, जो वहाँ पे 4-5 लोग होते हैं, चेयरमैन सर होते हैं, उसके अलावा मेंबर्स होते हैं। वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, कोई ऐसे टफ क्वेश्चन कुछ बहुत ही अजीब सा नहीं कुछ पूछते, एकदम बेसिक सा करंट अफेयर से रिलेटेड हो, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा है उससे रिलेटेड हो, या फिर आपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, आपकी कोई हॉबी है, या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किया है स्पोर्ट्स में या कुछ भी, उससे रिलेटेड चीज़ें ही पूछेंगे जो आपने लाइफ जिया है। तो आपको उसको अच्छे से एक कॉन्वर्सेशन की तरह वहाँ पे प्रेजेंट करना है और बात करनी है, एकदम सहज होकर। कोई भी ऐसे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस कम नहीं करना है। तो इसके लिए भी इतना आसान नहीं होता है कि एकदम से जाकर हम इंटरव्यू देने बैठ जाएंगे इतने बड़े लोगों के सामने। तो जैसे कि कुछ टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूज़पेपर का कोई टॉपिक उठा लो प्रैक्टिस के दौरान, और मिरर के सामने बैठ जाओ और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, खुद से ही बात करो, आप खुद से सवाल करो, और मिरर के सामने आप खुद आंसर दो। आप खुद को देखो कि आप कैसे बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पूरा एक अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। या फिर किसी फ्रेंड के साथ बैठ जाओ, उसको बोल दो कि आप 10 क्वेश्चन लगातार मुझसे पूछो और मैं आंसर करूँगा। तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओगे। उसके अलावा फिर मॉक टेस्ट होते हैं जो कोचिंग सेंटर्स लेती है, वो एकदम रियल इंटरव्यू की तरह पूरा माहौल होता है, वो भी बहुत बेनिफिशियल है, उससे भी आपकी प्रैक्टिस होती है। तो यही बात है, आपको अपना हॉबी डेवलप करना है, आपको पढ़ाई भी अच्छे से करनी है, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का भी समझ होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती है, और करंट अफेयर्स तो न्यूज़पेपर से अपडेटेड रहना है। मेरे लिए ये काम किया कि मैंने थोड़ा डिबेट वगैरह ये सब करा हुआ है, कॉलेज वॉलेज में NCC वगैरह किया था, तो इससे भी मुझे अपने इंटरव्यू स्टेज पे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो आप कॉलेज में भी हो अगर, तो जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, वो सब में पार्टिसिपेट करो और डेवलप करो, ये सब काम देता है बाद में। So thank you so much.